हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 18 की जो कार्य पुस्तिका है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हारे घर से नहाने, कपड़े, बर्तन, फर्श, टॉयलेट आदि धोने से नाली में बहने वाले पानी में क्या क्या होता है। नहाने, कपड़े धोने से, बर्तन साफ करने से, देखिए जो साबुन होती है, मिट्टी होती है, वो तेल होता है, मलमूत्र होता है या फिर अम्ल होते हैं और भी बहुत तरह की गंदगी होती है। प्रश्न नंबर ग है, तुम्हारे गांव या शहर का सारा गंदा पानी कहाँ जाता है। नालियों में जाता है, जोहड़ में जाता है, अगर गांव में कोई जोहड़ बना हो तो जोहड़ में जाता है, या गड्ढे बने होते गड्ढों में जाता है, या जो आसपास में नदी होती है या नहर होती है उसमें भी ये जो गंदा पानी उसको लोग मिला देते हैं, उससे तो नदी और नहर में भी जाता है। तो सह है, क्या यह तुम्हारे गांव, शहर के नदी, तालाब आदि को गंदा करता है। हाँ, क्योंकि इसमें गंदगी होती है तो उसको नदी या तालाब को गंदा भी ये करता है। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने आसपास नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, नहर, नाले का अवलोकन करो। अवलोकन करना मतलब उसको देखना है, तालाब को, कुएं को, बावड़ी, नहर या फिर नाले को। देखिए जो ये बावड़ी होती है ये राजस्थान की तरफ जो सूखे एरिया होते हैं उनमें ये बनाई जाती है और पहले भी बनाई जाती थी जहां पर बारिश कम होती है। इस ये होती है जो गड्ढे खोद देते हैं और ऐसे गड्ढे खोद देते हैं, तो उससे जब बारिश आती तो उसमें पानी भर जाता है और भूमि में भी जाता रहता है और पशु वगैरह जो होते हैं उनको भी पिलाने के लिए काम लिया जाता है। तो ये बावड़ी एक तरह से कच्चे तालाबों की तरह ही होती हैं। तो इनका अवलोकन करो कि उनका पानी कैसा है। उनका पानी गंदा होता है, काला होता है, बदबूदार भी होता है, उससे दुर्गंध भी आती है। तो ये वह है, इन स्रोतों के पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इन स्रोतों में जो पानी होता है उसको खेती में भी यूज किया जाता है, कपड़े धोने के काम भी लिया जाता है, पशुओं को पिलाने में भी इसका यूज होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपने स्कूल व घर के आसपास किसी खुले नाले को देखकर वहां का वर्णन अपने शब्दों में करो। हमारे स्कूल या आसपास में अगर कोई खुला नाला है तो उसको देखकर बताना है कि वो कैसा है। स्कूल व घर के आसपास खुले नाले का पानी गंदा, काला, बदबूदार होता है। इसमें कीड़े, मच्छर, मक्खी पनपते हैं। इसमें कागज, कपड़े, प्लास्टिक, कांच, बोतलें व पॉलीथिन भी होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पानी के सार्वजनिक स्रोतों को सुरक्षित रखने व प्रदूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। सार्वजनिक स्रोत होते हैं जो सबके लिए होते हैं, किसी एक आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये सबके लिए होते हैं। इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो वो भी सबकी होनी चाहिए। तो उत्तर है यह है, हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, मतलब सभी के लिए है तो उनकी जिम्मेदारी भी सभी की होगी। तो यह सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम सभी सार्वजनिक स्रोतों को सुरक्षित रखने, ये इकट्ठा लिखना है, वे प्रदूषित होने से बचाने में योगदान कर सकते हैं। साथ ही वहां के जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायत वगैरह जो है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको साफ सुथरा रखे, उनमें जो पानी है उसको गंदा होने से बचाए। तो ये है प्रश्न नंबर 5 है, दूषित जल से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताओ। तो ये हैजा, टाइफाइड। यहाँ पर मलेरिया भी आ सकता है क्योंकि दूषित जल में मच्छर पैदा होते हैं और उनसे मलेरिया होता है। प्रश्न नंबर 6 है, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था कौन सी है। तो इनका निपटान करने के लिए एक तो सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, रासायनिक शौचालय बनाए जाते हैं, कंपोस्टिंग पिट बनाए जाते हैं या फिर बायोगैस संयंत्र भी लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, तुम्हारे गांव या शहर में किसी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैली हुई है तो तुम उसे हटवाने के लिए किससे संपर्क करोगे। हम ग्राम पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए पहले चरण में इसे स्क्रीन से गुजारा जाता है। अगर मान लो ये पानी है तो उसके आगे जाल सा, बड़ा सा जाल लगा दिया जाता है। तो यहाँ से ये पहला चरण है, सामने बड़ा जाल लगा दिया जाता है। तो क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि जो मोटे मोटे प्लास्टिक या फिर कांच वगैरह जो होते हैं या डंडियां, डिब्बे जो होते हैं, बोतलें, नैपकिन, पॉलिथीन आदि ये होते हैं, ये यहाँ से फिर आगे नहीं जा पाते, ये सब यहीं पर रुक जाते हैं, ताकि अपशिष्ट से कपड़ों के टुकड़े, डंडियों, डिब्बों, प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलों, नैपकिन और पॉलिथीन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक मतलब जो प्रदूषित करते हैं जो पदार्थ, इनको अलग किया जा सके।
प्रश्न नंबर 2 है अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रम के दूसरे चरण में जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, क्यों? मतलब जो इसका दूसरा चरण है, पहला तो ये था जाली लगाना, दूसरा चरण है उसमें जो पानी है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो इसलिए छोड़ा जाता है ताकि उसमें उपस्थित बालू, जो बालू मिट्टी होती है या ग्रीट होता है या कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो टंकी की पैंदी में बैठ जाए। मतलब ये तो सब तो नीचे बैठ जाए, ऊपर से पानी पानी अलग आगे के चरण में पहुंचा दिया जाता है, तीसरे चरण में पहुंचा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रम के तृतीय चरण मतलब तीसरे चरण से निर्मलीकृत जल मतलब साफ पानी कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसमें जल को ढलान वाली टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। एक इस टाइप की टंकियां होती हैं, ये जो ढलान होती है मतलब बीच में से पतली होती हैं और साइड में, जैसे तुमने नहर देखी होगी इस टाइप की टंकियां होती है, तो इसमें से पानी इस टाइप यहाँ पर ऐसे डाला जाता है, इनमें कई घंटों तक रखा जाता है। इससे मल जैसे ठोस उसकी तली में बैठ जाते हैं। जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज को हटाने के लिए स्कीमर का भी उपयोग किया जाता है। स्कीमर से क्या है, जो तेल और ग्रीज जो होती है वो हटा दी जाती है। तो ये जो पानी बच गया वो हो गया निर्मलीकृत जल। अब जो निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, क्यों? इससे जल में जो वायवीय जीवाणु, जैसे तो जो पानी इसके बाद देखिए थर्ड चरण के बाद जो पानी आया उसमें वायु को गुजारा जाता है पंप द्वारा, मतलब हवा उसमें गुजारी जाती है। तो उसमें जो वायवीय जो जीवाणु होते हैं, मतलब गंदा पानी तो गंदा है ही, अभी बिल्कुल साफ तो हुआ नहीं, तो उसमें जीवाणु तो रह ही जाते हैं क्योंकि सिर्फ कंकड़ पत्थर वगैरह ही अलग किए हैं। जो जीवाणु रह जाते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। इससे ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में बचे हुए मानव अपशिष्ट, मतलब जो पानी है उसमें मानव अपशिष्ट बचा हुआ है या खाद्य अपशिष्ट बचे हुए हैं, खाने का सामान जो उनके टुकड़े वगैरह या जो साबुन बची हुई है या अवांछित पदार्थ भी उसमें बचे हुए थे, उनको फिर ये जो वायवीय जीवाणु ये खा जाते हैं। वायवीय जीवाणु वो होते हैं जो वायु की उपस्थिति में काफी बढ़ते हैं। है खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये चिकने होते हैं एक तो, इसलिए पाइपों में चिपककर कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। पाइपें होती हैं उनके अंदर ही चिपक जाते हैं तेल वगैरह, और इनके साथ फिर और भी जो कचरा है वो भी इनसे चिपक जाता है, और ये इस टाइप की मोटी परत बना लेते हैं। क्योंकि इससे चिपक जाता है, ये चिकने जो होते हैं इनसे मिट्टी वगैरह भी और तेल वगैरह और भी बहुत सारी गंदगी इनसे चिपक जाती है। तो देखिए इस टाइप से ये तेल वगैरह या ग्रीस वगैरह इसमें डाल देंगे तो ये चिपक जाएगा बहुत सारी गंदगी, और ये नालियों को रोक देते हैं। अवरुद्ध करना मतलब रोकना। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है। वसा का मतलब चिकनाई, जो खुली नालियां होती हैं, जैसे मान लो ये तो बंद नालियां हैं, खुली नालियां भी होती हैं इस टाइप से, तो इसके अंदर भी चिकनी चीजें जो होती हैं उनसे भी काफी पदार्थ चिपक जाते हैं और ये मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं। जो मिट्टी होती है, मतलब देखिए पानी नीचे जाता रहता है वैसे जमीन में मिट्टी में से, तो ये जो वसा होती है ये मतलब चिकनी चीज ये इसके ऊपर तैरती है, और इससे जो मृदा के बीच में, हम जानते हैं मिट्टी के बीच में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उनसे पानी नीचे जाता रहता है। लेकिन इसमें तेल फंस जाता है तो ये पानी नीचे नहीं जा पाता, तो मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। जल फिल्टर नहीं हो पाता है, उससे ये पानी नीचे नहीं जा पाता, और जो भूमि के नीचे जो जल होता है भौम जल, उसमें कमी आ जाती है। अब है प्रश्न नंबर 10, तुम्हारे स्कूल के अपशिष्ट जल व कचरे का निपटान कैसे किया जा सकता है? हमारे स्कूल में अपशिष्ट जल निपटान के लिए उचित व्यवस्था है, जैसे सीवर लाइन है, ढकी हुई नालियां हैं, और कचरे निपटान के लिए डस्टबिन रखे हुए हैं जिन्हें उचित समय पर खाली किया जाता है। जब वो भर जाते हैं तो उसको उन डस्टबिनों को खाली कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, पानी को गंदा या अपशिष्ट होने से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? तो नंबर 1 है, तेल और वसाओं को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। पेंट को, विलायक जो होते हैं उन चाय की पत्तियों को, रुई को, अन्य अपशिष्टों को पानी में नहीं बहाना चाहिए। कूड़ा कचरा, मल आदि को पानी में नहीं बहाना चाहिए, और अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, आसपास कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में प्राप्त होने वाली अशुद्धियों का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है? अपशिष्ट जो जल है उसका उपचार संयंत्र होते हैं, जैसे हमने काफी सारे चरण पढ़े हैं उसके अभी इससे पहले, तो उसमें कुछ जो अशुद्धियां निकलती हैं उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोगी अशुद्धि जो है वो है एक तो आपंक और बायोगैस।
आपंक जो होता है, आपंक को एक टंकी में डाला जाता है और उसको अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित किया जाता है। आपंक क्या होता है, जो टंकियां होती है ना, जो इस टंकी से ऐसी ढलान वाली टंकियों से पानी को गुजारा जाता है, तो उसमें नीचे जो गंदगी, इसमें जो मैल वैल होता है वो इससे यहाँ पर नीचे बैठ जाता है, फिर इस खुरच खुरच कर बाहर निकाला जाता है, वो होता है आपंक। तो आपंक जो होता है फिर एक टंकी में और डाला जाता है, उसको फिर अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित किया जाता है। इससे जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है बायोगैस। तो ये जो बायोगैस होती है इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, या फिर इससे विद्युत भी उत्पादन किया जाता है, जो बिजली भी बनती है। यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अलग कोई चैप्टर करेंगे। तो आपको समझ आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।